हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी या सीडीएस या अदर किसी भी एग्जाम्स में कैट को छोड़कर उसके क्वेश्चंस जो कैट में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने इवनिंग में कल शाम सैटरडे शाम को आप लोगों ने देखे होंगे। क्या वो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक है? हम लोग तीन टाइप से पढ़ रहे हैं, एक हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, एक हम लोग टफ क्वेश्चंस करते हैं और एक फिर हम लोग वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग आए हुए क्वेश्चंस देख सको तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और 2017 का एक हवा बना रखा है कि पेपर बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड आया था। देखना, एक बार मेरे कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा 2017 के पेपर्स की और उनको सोल्व भी करवा दूंगा। लेकिन ये मैं पहले से बता रहा हूँ, अगर मेरे सारे लेसन देख लोगे आप लोग तो 17 मेंस के 99% क्वेश्चंस खुद ही कर पाओगे अगर ईमानदारी से सारे वीडियोस देखे हैं तो। बाकी मैं फिर आपका 1-2% जो बच जाएगा वो मैं आपको कंप्लीट सोल्व भी करूँगा, तो उसमें सॉल्यूशन देख लेना कि हाँ किस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है, जैसा हमारा टर्न है, आज की क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करवाने की शुरुआत करता हूं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी पूछता है। देखो, होता क्या है कि एसएससी आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, बैंक कैसे क्वेश्चंस पूछता है, रेलवे का एक है वही ज्योमेट्री और मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। चाहे सीडीएस में पूछे, चाहे रेलवे में पूछे, चाहे बैंक में पूछे, मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। इससे आप लोगों को कोई भी एग्जाम देने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एसएससी का और सीडीएस का पैटर्न सबसे ठीक पैटर्न होता है ज्योमेट्री में। वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और ये पिछले कुछ दिन से हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो आज क्वेश्चन की क्लास होगी। आपके सामने बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A बाइसेक्ट BC at D and intersect circumcenter of triangle at E, then विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा निम्न में से कौन सा सत्य है? देन अगर कभी लिखा हुआ है इसका मतलब हमें ये देखना है कि निम्न में से कौन सा ठीक है। ABC A का द्विभाजक BC को D पर और परिवर्त को E पर काटता है, तो निम्न में से कौन सा ठीक होगा? नीचे जो चार ऑप्शन है उनको आप लोग चेक कर लीजिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चंस आपको मेरा जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन हमेशा मॉर्निंग में या 10 या 11 बजे तक जब मैं फ्री होता हूँ, 7 से 10 मेरी क्लासेज होती हैं और 10 और 11 के बीच जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ उस टाइम टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उस लिंक पर जाकर, ताकि आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में मिल जाए। उसमें मैं पीडीएफ भी डाल देता हूँ और उसमें मैं उनकी फ़ोटोज़ भी डाल देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं शुरुआत करता हूँ इसको समझाने की। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है A, B और C। अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये एक ट्रायंगल है A, B और C। इसका जो एंगल बाइसेक्टर है A का, ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। इसका A का एंगल बाइसेक्टर BC को D पर, A का एंगल बाइसेक्टर, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो BC को D पर और परिवर्त को E पर मिलता है एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो परिवर्त को मिलता है E पर और इसको मिलता है D पर एंगल बाइसेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा जब आप लोग कंप्लीट अपना ध्यान बोर्ड पर रखोगे। तो निम्न में से कौन सा ठीक है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मुझे बताइए, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। एंगल बाइसेक्टर जब पढ़ाया था मैंने, इन सेंटर जब पढ़ाया था, ये पॉइंट आप लोगों को बताया था कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब BD अपॉन DC का रेशियो वही होगा जो रेशियो है AB अपॉन AC का। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। तो अपने पास हम लोग लिख सकते हैं BD अनुपात DC
बराबर AB अनुपात AC, और ये है अपना आंसर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट यही है कि AB अनुपात AC पहले लिखा हुआ है बराबर BD अनुपात DC, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। लेकिन कोशिश करो समझने की, पहला ये तो आंसर आ ही गया, फर्स्ट आंसर ये आ गया। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को पता हो, तो मैंने सर्किल में आप लोगों को पढ़ाया है कि एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल इक्वल होता है। कोशिश करना सभी लोग समझने की, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होता है, थीटा थीटा। एक आर्क किधर से भी ले लो, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो ये बात अगर आप लोगों को पता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग, अगर ये बात आपको पता है तो आप एक काम कीजिए, सी से ई को मिला दीजिए। मैं हमेशा आपको वो वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो एसएससी में आए हुए हैं, और वो वाली चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूंगा जो आगे एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए, ए से सी अगर कोई भी आर्क है, अगर हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर दें सी से ई को, तो इस आर्क द्वारा, ध्यान देना, इस चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ये अगर थीटा है तो सेम आर्क द्वारा बना कोण ये भी कितना होगा, थीटा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये x है, ये x है, ये थीटा है, ये थीटा है। आपको समझाने के लिए मैं एक बार इसको हटा दूं, यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो क्या तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीसरा बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्या दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन सा, ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया किसके साथ, ABD सिमिलर हो गया AEC के साथ। और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, ऐसा आपको पता होगा। ये चीज़ें मैं आपको सिमिलरिटी में सिखा चुका हूँ। BD अपॉन EC बराबर AD अपॉन AC। सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया है कि सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनकी भुजाएं समान रेशियो में होती हैं, एक अनुपात में होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। फर्स्ट और थर्ड की अगर बात करें, AD को नीचे ले आओ, AE को आगे ले जाओ, तो AB अपॉन AD बराबर है अपने पास AE अपॉन AC। तो AB अनुपात AD बराबर अपने पास है AE अनुपात AC। तो क्या ये अपने पास, देखो आप लोग जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ये अपने पास ऑप्शन फोर्थ है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट भी सही है और इस क्वेश्चन का आंसर डी भी सही है। दो ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है और डी भी सही है। ध्यान रखना, अगर आप लोग इस प्रकार से, तो याद रखना इस क्वेश्चन का ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ से अगर आगे मिला दिया जाए इस प्रकार से, ये अगर हटा दें एक बार, ये एक बार ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC, एंगल बाइसेक्टर इसको मिलता है D पर और इसको मिलता है E पर। ध्यान रखना कभी इसको मिलाकर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये वाली आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण थीटा है, तो सेम आर्क द्वारा थीटा होगा, और ये अक्स, ये थीटा, ये त्रिभुज का तीसरा एंगल इसके बराबर। तो ट्रायंगल ACD जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, AEB के साथ। फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और उस पर भी बेस्ड SSC क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ लोग इसकी थ्योरम बना देते हैं कि एक थ्योरम है, इसको याद कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं कि ये थ्योरम है, याद कर लेना। BECF एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं हैं, G उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, EF तथा AG का इंटरसेक्शन पॉइंट O है, तो AO OG का मान कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे, एक ट्रायंगल है A, B और C, कोशिश करना समझने की। एक ट्रायंगल है A, B और C जिसकी दो मीडियन है अपने पास, एक तो BE, दो मीडियन है BE और CF, जो आपके पास लिखा हुआ। आप लोग भी क्वेश्चन पहले लिख लिया करो, या सुबह सुबह आपके पास क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। BE और CF दो मीडियन है और ये इसका ग्रेविटी सेंटर G पर इंटरसेक्ट करता है।
इसने कहा है AO और AG और FE एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये भी आगे बढ़ा दो, मान लो मीडियन AD है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि बता दीजिए AO और OG का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन में AO और OG का रेशियो पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे सोल्व कर पाएंगे, ध्यान देना। इसके लिए आपके पास दो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। एक ट्रायंगल AB और C है, और आप लोगों को पता होगा ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। थ्योरी अगर थोड़ी सी आपने ध्यान से पढ़ी है, थ्योरी अगर थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है, तो दो ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। अगर आपने थ्योरी थोड़ी सी ढंग से पढ़ी है तो यहाँ D और E अगर मिड पॉइंट है तो इससे आधी भी होती है और इसके पैरेलल भी होती है। ये मैंने थ्योरी में आपको बताया था, और जो भी थ्योरी में मैंने आप लोगों को सिखाया है उसको मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएँ। यहाँ से अगर हम लोग इसको मिला दें, इसको अगर मिला दें, कोई भी मान लो मीडियन खींच लें, तो ध्यान रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसको भी मिड पॉइंट पर ही काटेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। आप लोग इसको याद नहीं रखो तो वैसे समझ लो, ये दोनों लाइन देखो पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो क्या ये एंगल इसके बराबर होगा क्या, और क्या ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या ये जो ट्रायंगल ये बना और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल ABD, क्या दोनों के दोनों, D तो यहाँ ले लिया है तो इसको P मान लो, तो ये ट्रायंगल यहाँ पर इसको काट रहा है K पर, तो ADK और APB दोनों, ABP ये दोनों भी सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में। ये इधर वाला रेशियो अगर 1:1 है तो ये इधर वाला रेशियो भी कितना होगा, 1:1 होगा। भुजाएं समान अनुपात में होंगे, ऐसा आपको याद होगा। याद रखना मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को, मैं समझाना चाह रहा हूं कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन हो वो इसके पैरेलल होती है। उसके बाद कोई भी लाइन यहां से खींचो, इसको याद कर लीजिए आप लोग, उसको 1:1 के रेशियो में बांटेगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो, मिड पॉइंट है तो कोई भी लाइन खींचो उसको 1:1 में बांटेगी। मिड पॉइंट है तो कोई भी लाइन खींचिए उसको हमेशा और हमेशा 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड करेगी। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। देखिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग, ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी भी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अपने पास BE और CF के मिड पॉइंट है क्या? मैं जैसे ही बोलता हूं मिड पॉइंट है क्या, आपको बोलना चाहिए हाँ है। क्यों है मिड पॉइंट? क्योंकि ये मीडियन है और मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है। आप मुझे बताइए क्या F मिड पॉइंट है क्या? बोलो हाँ है। क्यों है मिड पॉइंट? क्योंकि अपने पास ये मीडियन है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसका मतलब क्या, ये जो अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बाद कोई भी लाइन खींचो, क्या AO और OD बराबर होंगे क्या? यानी O जो है वो AD का मिड पॉइंट है, A और OG का रेशियो पूछा है। तो क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आप लोग एक बात मान लीजिए कि AD बराबर 12 है, न्यूमेरिक वैल्यू मान लो। AD बराबर 12 है, और मैंने कहा है कि मिड पॉइंट को मिलाते ही लाइन के ये जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यहाँ से कोई भी लाइन खींचो, चाहे मीडियन खींचो, चाहे एल्टीट्यूड खींचो, चाहे कोई भी लाइन खींचो, उसको हमेशा मिड पॉइंट पर ही काटती है। तो क्या A से O तक अपने पास 6 होगा क्या? और ग्रेविटी सेंटर AD अगर मीडियन है तो ग्रेविटी सेंटर जो होता है क्या माध्यिका को 2:1 में बांटता है क्या? ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या A से G तक 2/3 होगा क्या? 2/3 ऑफ AD, तो ये आ गया 8। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? रेशियो 2:1 तो टोटल 12 के नीचे 3 गुना कर देंगे 2 से, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्व के अंदर 2:1 में बांटता है माध्यिका को। A से G तक अपने पास 8 है, A से O तक 6 है, तो O से G तक का मान निकालना हम लोगों से। तो मुझे बताओ AG 8 में से OG का मान निकालना है, तो आप लोग AG में से AO माइनस कर दो, 8 में से 6 माइनस करोगे तो ये बचेगा 2। अब हमें A और OG का रेशियो चाहिए, AO और OG का रेशियो चाहिए। तो A से O तक तो अपने पास है ऊपर वाला 6, O से G तक 2, तो ये रेशियो हो गया 3:1। ये अपना आंसर है। तो इसको थ्योरम मानकर याद मत कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आया है, बार बार आया, हर पेपर में आया है, तब तो हम लोग याद कर लें इसको। लेकिन ये तो एक बार ही क्वेश्चन आया है, तो इसको आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर लेना। अब सर ने कहा था कि न्यूमेरिक वैल्यू मान लेना, तो न्यूमेरिक वैल्यू वहाँ 5 मानकर नहीं बैठ जाना। 5 से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन 5 को क्या आप लोग 2:1 में बांट पाओगे क्या? और 2:1 में फिर पॉइंट्स में आ जाएगा। फिर तो आप लोग वैसे ही बेसिक से ही सोल्व कर लेना। और बेसिक से कैसे सोल्व करोगे? बेसिक से सोल्व करने का तरीका ये होगा, AD का मिड पॉइंट O है, तो क्या हम लोग AO को AD/2 लिख सकते हैं क्या?
और ए से जी तक को ऊपर वाली 2/3 होती है, क्योंकि 2:1, टोटल तो 3, ऊपर वाला 2 है तो ऊपर वाला एजी का मान 2/3 ऑफ एडी। और आप लोग अगर ओजी निकालना है आपको तो एजी में से एओ माइनस कर लो, तो 2/3 ऑफ एडी में से माइनस करोगे AD/2, तो एलसीएम तो आ जाएगा 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो AD/, और AO और OG का रेशियो अगर चाहिए तो A से O तक तो है AD/2 और O से G तक है AD/6। ये इससे कट गया, 6 इधर 2 इधर, तो रेशियो वही आना है 3:1, आंसर तो सेम ही होना है। तो हमेशा इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए हम लोग, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास आधी और पैरेलल होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो एसएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा क्योंकि बहुत पहले आ चुका है। मैं 13, 14 और जो 12 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी और उसके बाद क्वेश्चंस करते हो, जब टफ क्वेश्चंस कर लेते हो और बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हो, और जब लगता है ना यार एसएससी में तो ऐसे आए हैं क्या, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर एसएससी में इतने आसान आते हैं क्या। इतने आसान वो आपको इसलिए लगने लग गए क्योंकि आपको अब थ्योरी में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपको ये पता लग गया है कि हाँ आता क्या क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसलिए ये क्वेश्चंस भी आपको अब आसान लगने लग गए। देखिए पहले सिर्फ क्वेश्चंस करते थे, थ्योरी का आता पता नहीं रहता था कि कितनी थ्योरी है। अब थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कर लिए और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद वापस थ्योरी कर लेना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC के कोण BAC का द्विभाजक, थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उसी पर बेस जो है अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, थोड़ा सा एडवांस। एक त्रिभुज ABC का कोण BAC का द्विभाजक BC को बिंदु D पर और ABC के परिवर्त को E पर मिलता है, तो निम्न में से कौन सा हमेशा ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग लेकर चलते हैं हमेशा क्वेश्चन को, तो आप लोग घबराना नहीं। एक ट्रायंगल है ABC, बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग पढ़ लिया करो। मॉर्निंग में आपके पास क्वेश्चन टेलीग्राम लिंक पर आ जाता है, आप लोग उस पर देख लिया करो और इन क्वेश्चंस को आप लोग लिख लो। आपको पूरा ऐसा चाहिए कि सर पूरा पका पकाया माल चाहिए हमें तो बस खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप लोग भी कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग लिख लिया करो एक कॉपी में। जितने भी क्वेश्चन ये 200 क्वेश्चंस में आपको टोटल, या 200 से भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर थ्योरी भी आप लोग मिला दो तो इतने क्वेश्चंस आप लोग लिख लोगे एक नोटबुक में, और फिर आप लोग थ्योरी पढ़ लोगे और उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो सब कुछ ज्योमेट्री में क्लियर हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सर ये PDF दे दो, इसका हम प्रिंट निकाल लें, ये देख लें, साथ ही सॉल्यूशन उसका मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी मेहनत करो आप लोग भी, है ना, मेहनत करो, ऐसे नहीं। तो A, B और C, BAC का द्विभाजक परिवर्त को, थोड़ी देर पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन समझाया था मैंने उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। BAC का द्विभाजक परिवर्त को अपने पास इसको तो मिलता है D पर, और परिवृत्त को जो मिलता है वो मिलता है E पर। BAC का एंगल बाइसेक्टर इसको मिलता है D पर, और परिवर्त को सर्कम सर्किल को मिलता है E पर। और इसने कहा है कि AB इंटू AC प्लस D इंटू E, आंसर क्या होगा। तो देखो जब भी आपके पास ये चीजें मैं आपको इसलिए समझाता हूं क्योंकि जब भी अपने पास इस प्रकार से हो तो ये जो अपने पास लिखा हुआ अगर है यहां से पहले से किया हुआ क्वेश्चन है तो हो जाता है। ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। एंगल बाइसेक्टर खुद का गिवन है, इसने खुद ने ही हम लोगों को दिया हुआ है। आप लोग इसको इससे मिला लीजिए जैसे थोड़ी देर पहले किया था। ये कोण अपने पास अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होता है। तो क्या ट्रायंगल AB, ये थीटा और थीटा यहां मान चुके आप लोग, तो यहां पर x और x मान लीजिए। तो अपने पास दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। दो एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर हो जाते हैं कौन कौन से ट्रायंगल? ABD सिमिलर होगा अपने पास, ABD सिमिलर होगा किसके साथ? AEC के साथ।
और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, और समान अनुपात में होती हैं तो ए बी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन ई सी बराबर ए डी अपॉन ए सी। और आप लोग एक काम कर लीजिए, ये आपको पता है कि भुजाएं समान अनुपात में होते ही, अब सिमिलर होते ही समान अनुपात में, और आप लोग ए बी इंटू ए सी का मान चाहिए जो पूछा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको पूछा है। आप लोग फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू ए सी बराबर ए डी इंटू ए, ए बी इंटू ए सी बराबर ए डी इंटू ए। तो जहां ए बी इंटू ए सी है उसकी जगह ए डी इंटू ए लिख सकते हो, इसकी जगह यहां से ए डी इंटू ए प्लस डी ई इंटू ए। दोनों जगह से अगर मैं ए ई कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ए डी प्लस डी। और बताओ ए डी प्लस डी, ए डी प्लस डी की जो वैल्यू है, ए डी प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो हम लोग ए ई लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया ए ई स्क्वायर, ये अपना आंसर है। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास, ये इसको एक बार वापस से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आपको आता है ये क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ से इतना दिमाग लग जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम में बैठे हो और ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोगों से सोल्व नहीं होगा। तो वो तरीके भी जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आसानी से सोल्व कर लो, बेसिक से भी आप लोग हमेशा नहीं सोल्व हो रहा है, और ज्योमेट्री मेंचुरेशन इनमें आप लोगों को बेसिक से ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो पेपर देकर आकर जो अगले दिन पेपर होगा उन बच्चों को भी आते ही डरा दोगे, पेपर बहुत फास्ट हार्ड आ रहा है, टफ आ रहा है, टफ आ रहा है, टफ आ रहा है। स्ट्रॉन्ग होगा बेसिक, जैसे 17 वालों की हालत हुई कि आते ही कि बहुत टफ आ गया पेपर, बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया। और मैं पहले थ्योरी आपको पढ़ाई है, फिर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और फिर 17 मेंस के क्वेश्चंस भी आपके सामने मैं करवाऊंगा। आप खुद देखना कितने आसान होंगे वो क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये अचानक से नहीं आएगा कि मैं कैसे करूं, लेकिन एग्जाम में हमें किसी भी तरीके से हमारा आंसर आना चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि कोई तरीका अपने पास सही तरीका है या नहीं है, अपना आंसर आना चाहिए, ये पूछा है। और ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए डी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ है ए ई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन सी दिया हुआ है सी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन डी दिया हुआ है सी डी स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन है और यही ऑप्शन थे। और ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन जो आपको नहीं आता उसके अलग तरीके भी होते हैं, हमें क्वेश्चन करना है, हमारा आंसर आना चाहिए, चाहे तरीका कैसा भी हो। बेसिक तरीका तो मैं हमेशा सिखाता ही हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे उसको आप लोग कैसे सोचोगे, देखिए। फिर आप लोग आइडियल कंडीशन मान लो, ये ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो, और डी मान लीजिए इसका सेंटर, और ये ई है, और ये मान लो 90 डिग्री पर काटता है। तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस। जब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो क्या करें, करना तो जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि हमें मेंस में, और मैं मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, अपने 200 में से 200 मार्क्स लाने, और 100 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। तो फिर उनमें अप्रोच क्या लगानी है, और आगे भी जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये अप्रोच मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ से आप लोग, ये कितना होगा बताओ, √2r, आर आर √2r, आर आर, ये कितना होगा √2r। तो क्या हम लोग ए बी इंटू ए सी वैल्यू पुट करो, ए बी इंटू ए सी, तो √2r इंटू √2r प्लस डी ई, डी से ई तक, डी से ई तक r प्लस ए 2r, r इंटू 2r। तो ये 2r स्क्वायर आ गया, ये 2r स्क्वायर आ गया, तो इसको सोल्व करने पर आ रहा है 4r स्क्वायर। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 4r स्क्वायर आ जाएगा, वो अपना आंसर होगा। तो बेसिक तरीके से कभी क्वेश्चन को अगर नहीं कर पाओ तो उनकी कंडीशन लेकर चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एडी का मान कितना है, एडी का मान r है, तो इसको सोल्व करने पर तो आ रहा है r स्क्वायर। ए का मान कितना है, ए का मान है 2r, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, इससे आ रहा है 4r स्क्वायर, इसका मतलब यही वाला अपना आंसर है, बी ऑप्शन सही है। तो दूसरा तरीका हमेशा ध्यान रखना, 100% क्वेश्चंस में जरूर नहीं लगे, लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो या तो आप छोड़ते हो या एक बार लगा के देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वैसे भी आप छोड़ ही रहे हो। तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए, और साथ ही आपके मैं भी पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। इन ए ट्रायंगल ABC, AB बराबर 3, BC इक्वल्स टू 6 एंड CA इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD।
एक ट्रायंगल ABC में AB 3 है, BC 6 है, CA 4 है, तो AD माध्यिका की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। आप लोगों को अगर थ्योरी याद हो तो ये क्वेश्चन आपका आधे सेकंड का भी नहीं है, और थ्योरी याद नहीं होगी, 4 ऑप्शन नीचे लिखे हैं वो आपने देख लिए होंगे। थ्योरी याद अगर नहीं होगी आपको तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। एक ट्रायंगल है AB और C, इसकी तीनों साइड्स हम लोगों को दी हुई हैं। AB 3 है, BC अपने पास 6 है, BC अपने पास 6 है और CA 4 है। मीडियन AD की लंबाई बताओ। तो मीडियन निकालने के लिए, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है, और मीडियन निकालने के लिए मैंने एक अपोलोनियम थ्योरम आप लोगों को बताई थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ ना बताओ, याद है क्या? अपोलोनियम थ्योरम क्या थी? अगर AD निकालना है तो आपको सिखाया था AB² प्लस AC² मीडियन निकालने के लिए बराबर ट्वाइस ऑफ AD² प्लस DC²। ऐसा मैंने आप लोगों को अपोलोनियम थ्योरम में बताया था, ये आप लोगों को याद होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 2 इंटू AD² तो हमें फाइंड आउट करना है, और DC² अपने पास हुआ 9। तो ये सोल्व जब करोगे आप लोग, ये 18 इधर आके माइनस होगा तो 7 बराबर 2 AD² है। तो AD का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास 7/2 का रूट, क्या यही हो गया है क्या? तो ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान क्वेश्चन था। अपोलोनियम थ्योरम आई कैसे, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि अपोलोनियम थ्योरम प्रूव कैसे हुई, कैसे आया, ये पॉइंट भी मैं आपको समझा चुका हूँ, याद रखना है इसको। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, मॉर्निंग में टेलीग्राम के अपने चैनल पर मिल गया होगा आपको, नहीं मिला उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, ई ट्रायंगल ABC के माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, AC को F पर मिलाने के लिए B को मिलाकर बढ़ा दिया गया, F किस अनुपात में AC को विभाजित करेगा? इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है AB और C, AB और C, और ये एकदम आसान क्वेश्चन है क्योंकि SSC में आसान क्वेश्चन ही आता है। इसकी मीडियन है अपने पास AD का, मध्य बिंदु अपने पास E है, मीडियन का मिड पॉइंट अपने पास E है, और इसको मिलाकर अगर आगे बढ़ा दिया गया जो F पर जाकर मिलते हैं। आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास ये रेशियो 1:1 है और ये रेशियो 1:1 है क्योंकि E मिड पॉइंट है, और अपने पास ये रेशियो पूछा है, तो क्या आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लोगे क्या? अगर आपने थ्योरी देखी है, मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 14, 15, 16 5 लेसन आप लोगों को पढ़ाए थे सीवियंस के बारे में, और सीवियंस के भी लास्ट के जो 3 लेसन हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे MPG के बारे में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो एक बार थ्योरी देख लीजिए, अपने आप कर लोगे। 2 तरीके इसके हो सकते हैं अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने के। इधर जो वेट अगर अपने पास 1 है तो इधर भी अपने पास 1 मानेंगे, और इसके कारण इधर होगा क्योंकि 1:1 है तो 1:1, तो ये अपने पास 1 और 1 ऐड होके ये आ जाएगा 2 kg, और इसके कारण इधर अपने पास, इसके कारण ये अगर 2 kg है तो इसके कारण इधर भी कितना होगा 2 kg, क्योंकि रेशियो जो है अपने पास 1:1 होना चाहिए। और ये अपने पास रेशियो जो 1 kg और 2 kg, तो 1 kg तो जाएगा इधर और 2 kg जाएगा इधर, तो क्या रेशियो 1:2 आ गया क्या? अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ने इतना जल्दी और ये कैसे कर दिया, केजी में क्या आ गया? तो आप लोग प्लीज़ जो आपको थ्योरी पढ़ाई है उसको देखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि MPG क्या है और उससे मैंने ये इतना जल्दी कैसे कर दिया। हो सकता है अभी आपके समझ में नहीं आया हो, लेकिन वहाँ पर समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं MPG नहीं लगाना चाहता, मैं तो सिमिलरिटी लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, E मिड पॉइंट है और यहां से इसको आगे बढ़ाया जो F पर जाकर मिलता है। एक बात ध्यान रखना, मिड पॉइंट से इधर पैरेलल लाइन खींची जाए जो इसके हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलती है, रेशियो 1:1, तो रेशियो 1:1। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचें तो इधर भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचें तो इधर भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। तो अगर हम लोग इसको सिमिलरिटी से आप लोग करना चाहते हो कोई स्टूडेंट, तो क्या करना, D से और EF के पैरेलल एक लाइन खींचना। तो इस ट्रायंगल की बात करो, मान लो P पर मिली, ये रेशियो 1:1, ये रेशियो 1:1।
ध्यान देना, और इसको मैंने काफी डिटेल से पढ़ा है। यहां मैं जल्दी इसको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने काफी डिटेल से 3 लेसन पढ़ा है, और उनको एक बार पढ़ लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा ये भी क्वेश्चन कोई एसएससी में आने लायक है क्या, जब उनको पढ़ लोगे। तो देखना, ध्यान देना, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ट्रायंगल ए डी पी की बात करूं तो रेशियो 1:1 अगर है तो ये रेशियो भी मिड पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन है, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। पहले अगर ट्रायंगल ए डी पी की बात की जाए, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको मिटाओ, देखो ज्यादा समझ में आएगा। ये लाइन और ये पैरेलल है, तो ये रेशियो 1:1 है, और मिड पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट है, रेशियो 1:1, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। तो अपने पास एफ तक तो 1 है और नीचे टोटल 2 है, तो रेशियो वही आना है 1:2। तो एक तो पैरेलल लाइन वाला तरीका है, और दूसरा अपने पास एमपीजी वाला तरीका है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। आप 3 लेसन में आपको पढ़ा चुका हूँ, उनका आप लोग देख लीजिए, आपको जल्दी अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही आज मैं बेस्ड एक क्वेश्चन, क्योंकि 6 जो आपको शुरुआत में समझाया था 1 नंबर, उसके बाद जो समझाया आपको 3 नंबर, और 6 नंबर भी इसी पर बेस्ड है। आप लोग खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 को खुद कैसे करोगे, वही क्वेश्चन जो बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ। ABC में BAC का द्विभाजक BC को D पर और परिवर्त को E पर काटता है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग एग्जाम नया क्वेश्चन। लेकिन एक बार आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी कैसे बनाता है। जैसे फर्स्ट मैंने बनाया, फिर बीच में 1-2 क्वेश्चन करवा के तीसरा मैंने फिर बनाया, फिर 2-3 क्वेश्चन बनाकर छठा क्वेश्चन में फिर उसी पर बेस्ड बना रहा हूँ, और इस तरीके से एक मेथड आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब एसएससी इसको कितना भी घुमाए और उसके बाद नया क्वेश्चन बनाए, आप लोग कर पाओगे वही क्वेश्चन से। फिर समझा देता हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर, और आपको अगर सर समझ में आ गया, जहां भी बैठे हो वहां आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, कर लेंगे कर लेंगे, कर लोगे ना आप लोग। ये अपने पास थीटा है, ये थीटा है, इसको मिला दिया जाए तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण, ये अगर एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स होगा, और ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया। शुरुआत में ये चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, लेकिन इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। नहीं तो शुरुआत में अगर दिमाग में आ जाती तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाता और मैं बोलता क्वेश्चन खुद कर लेना। लेकिन ना तो अकेली थ्योरी पढ़ने से आपसे क्वेश्चंस होंगे, ना अकेले क्वेश्चंस रटने से आपसे क्वेश्चंस होंगे। दोनों एक साथ पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद थ्योरी वापस पढ़ो, करते ही हमेशा के लिए ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी, और फिर आप लोग नए क्वेश्चंस भी करने की शुरुआत कर दोगे। वो 2018 में आप लोग खुद देख लेना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर अपने पास इस प्रकार से ABD सिमिलर हो जाएगा AEC के साथ, तो AB अपॉन AE, BD अपॉन EC, AD अपॉन AC। यहां से फर्स्ट और थर्ड से देखिए, क्योंकि AB अनुपात AD क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर अपने पास होगा AE अपॉन AC। तो AB और AD हम लोगों से दिया हुआ है 3:5, और AE और AC पूछा है, तो आंसर 3:5 वही आ जाएगा अपने पास। सेकंड जो ऑप्शन है वही अपना आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, और आया हुआ भी है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। AD ट्रायंगल ABC के ABC के आंतरिक द्विभाजक का लंब है, D को D से होकर और BC के समांतर बनाया जाता है, जिससे AC E पर मिले। यदि AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो AE की लंबाई कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए, एक अपने पास ट्रायंगल है A, B और C। ABC अपने पास एक ट्रायंगल है, उसमें A, B व C के आंतरिक द्विभाजक पर लंब है। AD जो है ABC, इसके एंगल बाइसेक्टर पर, थोड़ा सा ठीक है बड़ा बनाऊं या ठीक है थोड़ा बड़ा बनाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये एक ट्रायंगल है A, B और C। जो AD है, AD इस एंगल B के आंतरिक द्विभाजक पर, इस पर, इसके एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है।
AD जो है इसके एंगल बाइसेक्टर पर कोण समद्विभाजक पर अपने पास परपेंडिकुलर है इस प्रकार से। यहां पर इसने कहा है D से होकर और BC के समांतर एक रेखा AC को E पर मिले। D से होकर और इसके पैरेलल एक लाइन, BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी जो इसको मिलती है E पर। ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप लोग सभी लोग मुझे ये बताइए, सारे लोग मिलकर एक बात बताइए, और ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने पहले आपको पढ़ाया उसमें भी मैं करवा चुका हूं। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, कैसे कर पाओगे, मैंने दोनों तरीके से कैसे करोगे क्वेश्चन मैं समझाता हूं। यहां पर अपने पास ये x है और ये अगर x है तो आप लोग यहां पर x है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल बताओ। 90 माइनस एक्स, आप बोलोगे 90 माइनस एक्स। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये एक्स है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो बच गया वो अपने पास बच गया 90 माइनस एक्स। अगर यहां से इस लाइन को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं जो इसके पैरेलल है, इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी कितना होगा, एक्स। मैं पूछता हूं क्यों? जहां पर भी आप लोग बैठे हो बताओ ये एंगल एक्स क्यों? आप कहोगे सर ऑल्टरनेट एंगल, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, आपको पता होगा। ये पूरा एंगल 90 था, ये एंगल अगर एक्स है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बचा, 90 माइनस एक्स। ये पूरा 90 था, ये x हो गया तो ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स। एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होनी है। ऐसे ये अपने पास x है, ये अपने पास x है, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होनी है, तो ये अपने पास आ गया मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींची जाए, थोड़ी देर पहले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में या उससे पहले वाले में बता चुका हूं, मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींची जाए तो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। क्वेश्चन में AC की जो वैल्यू दी हुई हम लोगों को, AC 12 दिया हुआ है, तो अपने पास AE की लेंथ पूछे तो 12 है, तो मिड पॉइंट तो ये आ गया 6, ये भी आ गया 6। हमें AE की लंबाई ही पूछी है, AE की लेंथ ही पूछी है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन करने का पहला तरीका क्वेश्चन नंबर 7 करने का। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो कोशिश करना समझने के लिए, मैं समझा चुका हूं, बड़ा अच्छा तरीका है ये, मैं आपको समझा चुका हूं। यहां से AD जो है B के एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो मुझे आप लोग ये बताइए, यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब क्या यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये, क्या दोनों के दोनों अपने पास ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हो गए क्या? ये अपने पास ट्रायंगल यहां से, यही तो लाइन एंगल बाइसेक्टर है और ये लाइन एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये त्रिभुज जो ABP एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये दोनों बराबर होंगी और ये बराबर होंगी, तो क्या यही लाइन मीडियन होती है क्या? जब मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई थी उस टाइम मैंने ये भी कहा था ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये करने से पहले आप लोग थ्योरी याद कीजिए। थ्योरी में और क्वेश्चंस करवाते टाइम में वो थ्योरी याद करवाते चलता हूं, जिससे एक बार आप लोगों ने याद की फिर बीच में थोड़ा भूल गए, अब वापस याद आ जाएगी तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो यहां से अगर आप लोग यही लाइन एंगल बाइसेक्टर, यही एल्टीट्यूड, तो यही लाइन मीडियन होनी है, हमेशा ध्यान रखना। तीन में से कोई भी दो आ जाए, एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड, तो वही लाइन मीडियन होगी। और ये अगर मिड पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचे इधर, तो क्या सामने वाले ट्रायंगल के भी, सामने वाले साइड के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, तो टोटल 12, ये भी 6, ये भी 6, ये अपना आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इस 6 को, 7 नंबर को, सॉरी, आप लोग तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। डायग्राम भी दिया हुआ है। दिए गए चित्र में PQ 24 है, M और N QR तथा ST के मिड पॉइंट्स हैं, NM PR QS बराबर 7, NM परपेंडिकुलर है PR पर, ठीक है। QS इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, TP 21 सेंटीमीटर हो तो SN की लंबाई आप लोग बताइए। देखो दो सर्किल, डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है, दो सर्किल दिए हुए हैं इस प्रकार से।
ये इसने इसको मिलाया है और जैसे डायग्राम बनाया हुआ है वैसे आप लोग भी बना लीजिए। और ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे इसमें भी मैं करवाऊंगा और इनको मैं मेंसुरेशन में भी आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये अपने पास 24 है, ये अपने पास 7 है, 24 है 7 है, ये m इसका मिड पॉइंट है, n इसका मिड पॉइंट है, ये हम लोगों को दिया हुआ है P Q R S और T, ये 7 है और ये 21 है। आप लोग मुझे बताइए रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो क्या ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर, ये 24 है ये 7 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो PS जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 25। और मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूँ PQS, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं PQS और PRT की बात करें तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये एंगल कॉमन होने के कारण बराबर दोनों ट्रायंगल में, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में। छोटे वाले की साइड PQS, भुजाएं मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। छोटे वाले की साइड PS अपॉन बड़े वाले की जो साइड होगी, PS की जगह मैं 25 लिख देता हूँ, और 25 अपॉन अपने पास 25 प्लस ST। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ST की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आना चाहिए अपने पास 50, क्योंकि 1/3 है, ये भी 1/3 होना चाहिए, बराबर है, तो यहाँ 50 रखोगे तभी 1/3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेना। और ST की वैल्यू अपने पास 50 है तो SN पूछा है, और N अपने पास मिड पॉइंट है तो ये 50 है, तो ये अपने पास आ गया 25। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। नौ नंबर क्वेश्चन जो अपने पास लिखा हुआ है, आपके सामने बोर्ड पर 9 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। दिए गए चित्र में AB बराबर A है, AC बराबर 4, ABC O केंद्र है इसका, जबकि O केंद्र है। बिंदु O तथा B के बीच में कोई बिंदु D इस प्रकार से है कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC, तो OD की लंबाई आप लोग बताइए। ये अपने पास इस प्रकार से है, अपने पास ये वाला जो है वो इस प्रकार से है कि ABC, और इसने कहा है कि O केंद्र है, O तथा B के बीच कोई पॉइंट D है अपने पास, O इसका सेंटर भी है। डायग्राम जैसे बनाया हुआ है आप उसको देख लीजिए, O इसका सेंटर भी है, O इसका सेंटर है, और ये इस प्रकार से है BAC, O इसका सेंटर है, और ये ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा BAC, ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया D, ये A है और ये 4 है, तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी टोटल वो क्या A² + 16 होगी क्या? क्यों? क्योंकि O अगर सेंटर है तो व्यास हो गया, और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। व्यास द्वारा, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा, ये आप लोगों को पता है। तो देखिए यहां से अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल के मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे। समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो इसके 4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले आप लोग सभी लोग 4 फॉर्मूले याद रखना, मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद हो गए होंगे, नहीं याद तो पूरी थ्योरी वापस देखिए आप लोग। तो यहां से सबसे पहले हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है कि बताइए OD का मान बताओ, तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ OD की वैल्यू अगर चाहिए तो आप लोग B से O तक निकाल सकते होगे। B से O तक इसकी रेडियस होगी, और इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी A² + 16/2। डायमीटर है तो रेडियस आधी होगी, और BD का जो मान आएगा, यहां से इसका मान अगर निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करते हैं और कर्ण का भाग देते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर चाहिए, BD का मान अगर चाहिए हमें, ये तो वैल्यू आई BO की, और BD की वैल्यू अगर चाहिए तो A का स्क्वायर करेंगे और कर्ण का भाग देंगे। और ये जो चीज कैसे है, ये कम से कम मैं 20 बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के 4 फॉर्मूले आप लोग उसको पढ़ लीजिए, और सिमिलरिटी में मैंने ये बताया था, वापस देख लो अगर नहीं पता तो कि ये कैसे आया। अपने पास A² / 16, और BO में से अगर BD माइनस कर दें तो OD बचेगा। तो OD की वैल्यू अगर निकालनी है आपको,
ओडी की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका अपने पास बीडी में से बीओ में से बीडी माइनस कर दो, तो बीओ की वैल्यू है रूट में ए स्क्वायर प्लस 16/2 माइनस इसका मान है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 का रूट। एलसीएम अपने पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 16, तो ये ए स्क्वायर प्लस 16 रूट हट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, तो 16 माइनस ए स्क्वायर सोल्व कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। और ये सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान रखना। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा ए बी है। एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा सी डी जो वृत्तों को ए बी सी तथा डी पर स्पर्श करती है, तो सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो, तो ए बी की लंबाई आप लोग बताइए। देखो, दो सर्किल जिनकी रेडियस 5 इक्वल है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है सी डी, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 24 और इसका फॉर्मूला होता है, सी डी की लेंथ निकालने का फॉर्मूला 24, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यह आप लोगों को याद होगा, मैंने दोनों फॉर्मूला, एक डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं। तो मुझे ये बताइए, डिस्टेंस बिट 24, इसकी वैल्यू दी हुई है 24 बराबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यहां से सोल्व करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आ जाएगा 26। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अगर 26 आ गया है और इसकी रेडियस भी 5 है और इसकी रेडियस भी 5 है, तो ध्यान रखना ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया सोल्व करने पर 26। तो ध्यान रखना आप लोग, ये जो अपने पास इस प्रकार से कभी भी हो, अपने पास आप लोग याद कर सकते हो, रेडियस जब अगर बराबर हो तो जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी वही अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आएगी, पहली बात। दूसरा, आप लोग यहां पर ये दो फॉर्मूला याद रखना, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है और अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ऐसा आप लोग ध्यान रखना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज मंडे है, 10 तारीख है आज, तो हम लोग इस वीक में इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मेंसुरेशन की शुरुआत करूंगा। नेक्स्ट मंडे से हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करने वाले हैं, तो आप लोग इनको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है वो आप लोग कीजिए ताकि हम लोग मेंसुरेशन की फिर शुरुआत करें। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो तभी हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने में हमें अच्छा भी लगेगा, हमें मज़े भी आएंगे कि हाँ हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ। तो अभी आज की क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया है। नेक्स्ट इस वीक और अपने क्वेश्चंस ही चलेंगे। नेक्स्ट वीक में मंडे से मैं शुरुआत करूंगा और फिर जो भी क्वेश्चंस बचेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर नहीं हुए और जो क्वेश्चंस बचेंगे वो बीच बीच में आपके पास लेसन आते रहेंगे। इस वीक हम लोग यही पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, और मंडे से फिर हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे। तो मेंसुरेशन की शुरुआत करें, इसलिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको आप लोग शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, उसको करो नहीं करो सब्सक्राइब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग शेयर करते रहिए ताकि लोगों को पता लगता रहे कि हम लोग कितने स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और किस स्टैंडर्ड से एसएससी के लिए या सीडीएस के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार स्टूडेंट गांव से आता है, जो उसको पढ़ा दिया जाता है वही उसको सब कुछ मान लेता है, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं। जैसे गांव से आता है, कुछ 2-3-4-5 छोटी छोटी ट्रिक्स और बताई तो फिर उसको लगता है अरे मैथ्स करने का ये तरीका है, और 6 महीने बाद पता लगता है कि जो हमने पढ़ा उस स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन आया ही नहीं, हवा लगी ही नहीं। जैसे 17 मेंस में हुआ, प्रीवियस ईयर्स के ओनली क्वेश्चंस करने से सिलेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर्स तो हैं ही हैं, साथ हम लोगों ने बेसिक, ताकि कभी बेसिक से पूछ ले और उसके अलावा अगर कभी एडवांस लेवल के पूछ ले, इसलिए मैंने 3 पोर्शन इसके बताए ताकि आपको अच्छे से पता लगे। तो आप लोग शेयर करते रहिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।